हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट सुप्रीम। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। बट ये रिवीजन के साथ साथ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हैं नीट के लिए, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और या फिर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है, देन वीडियो को लाइक करें। और साथ ही साथ इस कमेंट में बता सकते हैं आप कि आपको वीडियो से और क्या चाहिए, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो सारी चीज़ें मुझे बता सकते हैं। आपको जिस भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकूं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। ये चैनल इसीलिए है ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हों एंड यू परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम्स। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, जो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में दिया गया है कि व्हाट इज़ बेसिकली लाइफ। लाइफ क्या है, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए जितने भी हमारे पास ट्रिक्स हैं, जितने भी हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल्स हैं, उन सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे हम, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन्स, जोलॉजिकल पार्क्स, कीज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली लाइफ। तो हम जो है सबसे पहले इसको पूरा रीड करने वाले हैं। यहाँ हमारे पास एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ लाइफ। साथ ही साथ जो हमारे पास क्राइटेरिया हैं जो कि बेसिकली डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ। एनसीईआरटी में कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ को एनसीईआरटी में आफ्टर डिस्कशन खारिज कर दिया है कि दैट आर नॉट द परफेक्ट डेफिनेशन या फिर परफेक्ट क्राइटेरिया फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएशन के लिए। और कुछ को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, जैसे मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। तो हम इसको पहले रीड करने वाले हैं। So life is a unique, complex organization of molecules that express itself through chemical reaction which leads to growth, development, responsiveness which is a response to external environment, adaptation and reproduction। ये जो है वो सारे मेन क्राइटेरिया हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक हैं एक लिविंग बीइंग के। The objects exhibiting growth, development, responsiveness and other characteristic of life आर डेजिग्नेटेड एज लिविंग बींग्स। यानी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। आपने ये सेल चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो भी चीज़ लिविंग है उनके पास सेल ज़रूर है। हमारे पास सेल के जो इंट्रोडक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि सेल इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स। सो अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर जो है एक लिविंग बींग का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। एज यू नो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक जो सेल्स हैं वो पूरी तरह के से एक दूसरे के साथ भी ऑर्गेनाइज्ड होंगे और सेल के अंदर भी जो मटेरियल है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही काम करेगा। राइट, तो उसके बाद हम देखते हैं कॉन्शियसनेस, यानी उसे पता हो कि व्हाट इज द बॉडी इज डूइंग, यानी कि उसे मतलब एक मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, बट वो अपनी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे कंट्रोल रख सकता हो किसी ना किसी वे में। राइट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी हमारे पास इस दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट ऑफ देम नियरली ऑल ऑफ देम कैन ग्रो एंड डेवलप देयर बॉडी पार्ट्स। ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन बॉडी वेट, नंबर ऑफ सेल्स या फिर मास, इसको जो है हम ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट है जब हम किसी बॉडी ऑर्गन या फिर पार्ट को किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक अगर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लिया जाए तो उसमें जो है आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर मीजोजोम है, सेल मेम्ब्रेन है, सीलिया, फ्लैजिला, सबके अलग अलग फंक्शन है। दे आर डेवलप्ड फॉर सम स्पेसिफिक फंक्शन। वहीं अब अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि मैमल्स हैं तो उनमें जो लिम्स हैं, जो हेड है, आइज है, दे आर ऑल डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन ईच। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। आपको ये पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे ऑल हैव सम जीनोम इन इट, एंड जिसकी जो जीनोम जो है एक ऑर्गेनिज्म से उसकी प्रोजेनी में पास होने की वजह से ही वो जो उसकी प्रोजेनी है वो एग्जैक्टली या फिर एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक जो है अपने पेरेंट्स से मैच करती है, बी इट सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर, उसके कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं। उसका कारण होती है हेरिडिटी ओनली। राइट, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट इज द मस्ट,
यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, भले ही वो सेसाइल हो, एक ही जगह पे रहता हो, उसको मूवमेंट भी ना करनी पड़ती हो, उसका फूड भी खुद उसके पास आ जाता हो, उसे हंट ना करना पड़ता हो, बट स्टिल फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फॉर डूइंग एनी वर्क इन द एनवायरमेंट इट हैज़ टू यूज सम एनर्जी, और उसके लिए उसे कुछ फूड लेना पड़ेगा, कुछ मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। ऑलराइट, reproduction is not a definite defining property of living being because these are there are organisms that do not reproduce। आपको पता है कि कुछ organisms जो है even in humans like infertile humans cannot reproduce since they yet they are living, they are we cannot say that since they are not reproducing they are non living, वो भी living है। mules and infertile humans का यहाँ पे example दिया हुआ है, साथ में आप sterile bees के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे लेजर्ड्स एंड स्नेक्स भी होते हैं दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो हम इस बात पे स्पेशल एम्फेसिस करेंगे कि लाइफ जो है उसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है जिसको एक लिविंग बीइंग को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है दैट हैज़ अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं दैट वी कैन नॉट जस्ट नेम ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली एंड देन स्टडी अबाउट इट, क्योंकि हमें जो है एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट इज़ हेल्पिंग अस इन वन और अनदर वे, वो किसी ना किसी तरह हमारे काम आ रहा है, किसी ना किसी तरह हमारी हेल्प कर रहा है, राइट। तो उनके बारे में जानना और हम भी ताकि उनकी हेल्प कर सके और उनसे जितना ज़्यादा हो सके अपना बेनिफिट ले सके। यस, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं डेफिनेटली सिंस प्रिमिटिव टाइम दूसरे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट से अपना जो है बेनिफिट निकालने के लिए उनके बारे में स्टडी करना ज़रूर चाहते थे, राइट। तो उसके लिए हमें जो है एक एक ऑर्गेनिजम्स को पहचानना होगा कि व्हाट आर दे, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, व्हाट डू दे ईट, उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई करने को कहते हैं, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, राइट। सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि टू फाइंड द करेक्ट ओरिजिन, हैबिटेट, लिविंग हैबिट एंड द ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है उस ऑर्गेनिज्म के, उन सबको फाइंड करना, राइट। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे वर्ल्ड में जो है इतने ज़्यादा टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं दैट वी कैन नॉट नेम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए हमें जो है आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम है और उनको कुछ स्पेसिफिक नेम देना होगा। ऑल्सो अगर हम कोई एक ऑर्गेनिज्म ले लें, लाइक हमारे पास डॉग है, डॉग को हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, किसी चाइनीज़ में, जापानीज़ में, इंग्लिश में, इन सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में उनके अलग अलग नाम है हर एक ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरीके से अगर एक ऑर्गेनिज्म के इतने सारे नाम होंगे तो डिफरेंट कंट्रीज़ के या फिर डिफरेंट प्लेसेस के लोग उसे किस तरीके से जानेंगे। सो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं, नेमिंग को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। Nomenclature is the science of providing distinct and proper names to organisms so that they can be easily recognized and differentiated from one another। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सके। दिस इज एक्चुअली द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म giving a distinct name। as you know, most of the organisms are called by different names in different parts of the world। Giving them a distinct name will make it easy to just understand them and study about them, right। Next हमारे पास है classification। Classification is the placing of an organism or a group of organism in categories according to a particular system which is based on a certain easily observable but fundamental characters and in conformity with the nomenclature system। A hierarchy is maintained for these categories। इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कहना चाहता है कि हमारे पास जो और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको स्टडी करने के लिए हमको उन्हें एक सीरीज़ में या फिर एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी कि उनकी जो है प्लेसिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको एक ऑर्डर में डालना होगा। दिस इज एक्चुअली इट इज़ द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर कैटेगरीज based on some easily observable characteristic and a system of nomenclature is followed maintaining a hierarchy। यानी हायरार्की क्या होती है? एक सीरीज, जिस तरह एक राज्य में आपको पता है जनता है, देन मंत्री है, मुख्यमंत्री है एंड देन प्रधानमंत्री है, उस तरीके से एक जो है हायरार्की मेंटेन करनी पड़ती है फ्रॉम लोअर टू हायर। जो है सारी जो लोअर हायरार्की में है वो अपर हायरार्की के अंडर में आते हैं।
तो इस तरीके से हम बाद में जो है क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी हायरार्की में तो किसी भी हायरार्की में जितने भी लेवल्स हैं क्लासिफिकेशन में, वो सारे लेवल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो कि इंक्लूड किए हुए हैं क्लासिफिकेशन की हायरार्की में, राइट। तो आगे हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा था कि एक नेमिंग किस सिस्टम को कहा जाता है। तो हमारे पास नेमिंग का एक सिस्टम है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर विच वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट और मोर स्पेसिफिकली इट वाज कार्ल वॉन लेनियस, क्योंकि ये जो है नीट में भी आ चुका है एंड दिस वाज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कैरोलस लिनियस का ही नाम दिया हुआ है। कार्ल वॉन लेनियस वाज द एक्चुअल नेम कैरोलस लिनियस का, और बाद में जब इन्होंने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर किया तो ही वांटेड टू कीप इट इन हिज लाइफ, वो अपने आप पे भी इसे लागू करना चाहते थे। सो ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम कार्ल वॉन लिनियस टू कैरोलस लिनियस, राइट। ही वॉज अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि समटाइम्स दीज सिंपल एंड स्मॉल थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्वीडिश थे, नेचुरलिस्ट थे, इनका काम था एक्चुअली नेचुरल जो भी नेचर में प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनके कैरेक्टरिस्टिक को जानना, नहीं, राइट। According to this system, each organism is given only one name consisting of two words. Binomial का मतलब है दो नेम, ठीक है, टू वर्ड्स का उनका नेम होगा जो भी उनको नेम दिया जाएगा। एंड इन नेम नोमेनक्लेचर का जो है यही हम यही नोमेनक्लेचर से चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको वर्ल्ड वाइड एक सिंगल नाम दिया जाए, राइट। तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में कैरोलस लिनियस ने यही किया कि हम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल नेम देंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो जो है वो दो वर्ड का नेम होगा। द फर्स्ट वर्ड इन द जेनेरिक नेम, यानी मैंने बोला था जो आपका क्लासिफिकेशन है उसमें हर लेवल की बात करेंगे। तो एक लेवल जो है आपका जीनस होता है और उसके नीचे जो हायरार्की में आता है दैट इज स्पीशीज। तो जो फर्स्ट लेटर होगा नाम में वो स्पेसिफाई करेगा उस ऑर्गेनिज्म के जीनस को, यानी जेनेरिक नेम होगा उसका, and which designates the genus and is written with capital letter। जो हम आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, दिस इज अ क्विक रिवीजन। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट वर्ड है किसी भी जेनेटिक साइंटिफिक नेम में, उसमें जो जीनस को डिनोट करता है उसमें कुछ साथ में रूल्स भी लिखे हुए थे जेनेटिक नेम को लिखने में। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना जरूरी है, जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल ही होता है हमेशा, राइट। So next we see the second word represents the specific name, यानी कि species को denote करता है उस organism के, indicating the species and is written with small letters, यानी कि सारे के सारे small letters होंगे। Both words are written in italics और underlined, यानी कि अगर उन्हें print किया जाएगा so they are written in italics। आपको पता होगा italics थोड़ा सा tilted लिखा जाता है, और अगर वो हैंड रिटन होंगे so they are separately underlined। ये भी important है, they are separately underlined। Next we see Linnaeus described nearly 5,900 species of plants in his book Species Plantarum and 4,326 species of animals in सिस्टमा नेचुरे। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं, जितने भी नेचुरलिस्ट, केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ के साथ अगर उन्होंने कोई भी बुक लिखी है पूरी की पूरी एनसीईआरटी पे कहीं भी स्पेसिफाई किया गया है कि उनने कोई बुक लिखी गई है, या फिर आप एडिशनली कहीं आपको पता चलता है कि उनने कोई बुक लिखी है, सो दैट बुक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनके साथ में या तो उन बुक्स का मोस्ट ऑफ द टाइम उन बुक्स का नाम आ जाता है, एंड यू हैव टू मैच द साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट जिसने उस बुक को लिखा है, और यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस। तो आपको ये याद रखें कि स्पीशीज प्लांटेरियम एंड सिस्टमा नेचुरे दोनों के दोनों जो है कैरोलस लिनियस ने ही लिखे थे। बट ऐसा नहीं कि स्पीशीज प्लांटेरियम में जो है प्लांट्स के बारे में दिया है तो सिस्टमा नेचुरे में सिर्फ एनिमल्स के बारे में लिखा है। सिस्टमा नेचुरे में जो है नेचर में अकर होने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया हुआ है, बट मेनली जो है एनिमल्स की जो साइंटिफिक नेम्स, यानी कि एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें 4,326 एनिमल्स के बारे में उसमें लिखा था स्पेसिफिकली, एंड स्पीशीज प्लांटेरियम में 5,900 प्लांट्स के बारे में लिखा था, राइट। नेक्स्ट वी सी सिस्टमैटिक्स। हमारे पास एक टर्म आती है विच इज एक्चुअली द गॉड वर्ड, यानी कि ये जो है सारे के सारे जो अभी तक हमने वर्ड्स पढ़े हैं दैट इज क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, ये उन सब का गॉड वर्ड है, यानी उन सबको अपने अंदर समेटे हुए, राइट। तो सिस्टमैटिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म and their comparative evolutionary relationship and grouping organism at every level of classification right from species to the kingdom।
यानी कि यहाँ पे जो सीधे सीधे बात करी गई है स्पीशीज टू किंगडम, ये जो है वो उस हायरार्की की बात की गई है जो कि हम आज यूज करते हैं, राइट। तो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी नेम इट, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, देन हम उसको एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, देन we study about it, know about the comparative and evolutionary relationship between different organisms. इन सारी की सारी जो चीज़ें हम करते हैं, इन सबको सिस्टमैटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, राइट। सो इट इज़ द गॉड वर्ड, जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इन इटसेल्फ। एक और वर्ड आता है हमारे पास टेक्सोनॉमी, एज यू कैन सी हियर, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स based on their characteristic according to the principle of identification, nomenclature and classification. This branch is study is known as taxonomy. Taxonomy क्या होता है? Taxonomy includes classification also, and sometimes classification and taxonomy are many times mismatched, या फिर दोनों को जो है एक ही समझ लिया जाता है। But there is a very little bit difference between taxonomy and classification. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आते हैं हम उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एज वी नो, देन वी डू नोमेनक्लेचर, उनका नाम रखा जाता है, एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक हायरार्की। जो टेक्सोनॉमी है इट इंक्लूड्स ऑल थ्री ऑफ देम। तो सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस हुआ? सिस्टमैटिक्स इज अ हायर टर्म एंड एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस, जबकि जो टेक्सोनॉमी है इट इज द स्टडी of classification of organisms with the help of identification and nomenclature, and using these technologies to understand the organism and analyze that organism, right, उसको कहते हैं taxonomy, right। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्सोनॉमिक हायरार्की गिवन है उसके बारे में, यानी टेक्सोनॉमी जो हमने की है उसके जैसे हमने पढ़ा स्पीशीज से लेके किंगडम, ये जो मोस्ट कॉमन जो आज हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की यूज करते हैं उसके बारे में बात की गई है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, आपने पहले पढ़ा होगा। सिंस दिस इज अ क्विक रिवीजन, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, we will just see what it is. So taxonomic hierarchy, also called Linnean hierarchy, because this was actually given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus का इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें करी गई हैं most of them are done by Carolus Linnaeus. इस चैप्टर को मैं ये नहीं कहूँ सजेस्ट नहीं करूँगा किसी बड़ी बुक से पढ़ने का, ट्रूमैन एक्सेट्रा में, चाहे इस छोटे से चैप्टर को भी 20-25 पेजेस में ज़्यादा में दिया होगा, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू रीड फ्रॉम दोज बुक्स, बिकॉज उनमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कुछ एडिशनल साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं जो कि विच कैन कंफ्यूज अ लॉट, सो जस्ट गो विद Carolus Linnaeus ओनली इन दिस चैप्टर, राइट। सो was proposed by Linnaeus and is the classification of organism in the definite sequence of categories called taxonomic categories in a descending order starting from kingdom and reaching up to species, or in an ascending order from species to kingdom। यानी कि इसमें हायरार्की में होता क्या है, दिस इज आपको पता होगा जो है ये है स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम डिवीजन, फाइलम और डिवीजन एंड देन किंगडम। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं सो इट इज़ फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, असेंडिंग में जाए तो स्पीशीज टू किंगडम। इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टर्म, और ये जो है मोस्ट बेसिक वर्ड है और इसके अंदर सबसे कम और सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं, जबकि किंगडम जो है वो मोस्ट ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइप एंड सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं। जितने भी नीचे के कैटेगरी या टेक्सोनॉमी के ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे अपर कैटेगरी में ज़रूर इंक्लूडेड होते हैं। सो हम इन सारी के सारी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनके बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। So each taxonomic category is referred to as taxon, which is unit of classification and represents any level of grouping organism। यानी जो taxon वर्ड है ये आप ध्यान रखें कि ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि what is मतलब हर किसी भी लेवल पे क्लासिफिकेशन के किसी भी लेवल पे जो किसी भी लेवल को क्या नाम दिया जा सकता है, जैसे कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ये अगर अलग अलग लेवल पे आप जाएँ तो अलग अलग नाम होगा उनका, बट अगर किसी भी लेवल की बात है तो वो उसे कहते हैं टेक्सॉन। यानी एक लेवल जो हम कह रहे हैं, वर्ड लेवल जो यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह हम जब वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे टेक्सॉन होता है वो, राइट। प्लूरल इज टेक्सा, दैट्स सिंपल। देन हम इन कैटेगरीज के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्पीशीज, a group of individuals with similar morphological characters which are able to breed among themselves and produce their own kind। ये सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है किसी स्पीशीज़ की, ये बेसिकली यही है। सबसे ज़्यादा तो ये कि मोस्ट मैक्सिमम जो है कॉमन कैरेक्टर्स आते हैं स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स में, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस
बीइंग्स और ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिविंग होने का एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज हैविंग हेरिडिटी एंड रिप्रोडक्शन। तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में इंटरब्रीड करके, एंड दे कैन प्रोड्यूस बीइंग्स ऑफ देयर ओन काइंड विद द हेल्प ऑफ हेरिडिटी. Then we have genus, the first higher category above the species level. It is the group of species which are related and have fewer characters in common as compared to species. जैसा कि जैसे जैसे आप स्पीशीज से लेके किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि जो हमारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. अगर आप एक स्पीशीज लें, जैसे कि अगर कैट की एक स्पीशीज फेलिस कैट है, सब जो कॉमन कैट है उसका अगर एग्जांपल लें, तो इस जो सारी की सारी कैट्स को अगर आप एक जगह खड़ा करें तो दे आर नियरली द सेम, थोड़ा सा कलर में डिफरेंस हो सकता है. बट जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, जीनस में जाएंगे, फेलिस में जाएंगे, उसके फैमिली में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिग कैट्स जैसे कि लायंस एंड टाइगर्स दिखाई देंगे. तो इस तरीके से अगर आप ऊपर चलते जाते हैं तो आपको जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम मिलते जाते हैं. फैमिली, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड जेनरा डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर रिलेटेड फैमिली बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस. बस इन्हें क्या है, जीनस जो है वो रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है जो कि अलग दूसरे जीनस से अलग होते हैं. फैमिली रिलेटेड जीनसेस हैं. ऑर्डर जो है वो रिलेटेड फैमिलीज हैं. ऑर्डर आप देख सकते हैं, एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज रिजेंबलिंग वन अनदर इन फ्यू कैरेक्टर्स. दीज कंपेयर टू कैरेक्टर्स ऑफ मेनी जेनरा प्लेस्ड इन अ फैमिली. देन क्लास की बात आती है, इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर एंड फाइलम और डिवीजन. यहाँ पे फाइलम और डिवीजन इसलिए कहा गया है कि फाइलम, तो हम यहाँ पे फाइलम के ब्रैकेट में डिवीजन इसलिए लिखा गया है क्योंकि फाइलम और डिवीजन जो है वो एक ही टेक्सॉन के दो नाम है, राइट. जो बॉटनिस्ट है यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि बॉटनिस्ट यूज द टर्म डिवीजन फॉर फाइलम, यानी प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज होता है एंड एनिमल्स के लिए फाइलम. इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये जो है वो रिलेटेड फाइलम या रिलेटेड क्लासेस का एक ग्रुप होता है. एंड किंगडम, इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर्स. Plants are put in plant kingdom while animals are included in animal kingdom. दिस इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं मैक्सिमम उनको किंगडम में ही बाइंड किया जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इतने ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं दैट दे डू नॉट नियरली डोंट शो एनी सिमिलरिटी इन देम. तो उनको जो है वो डिफरेंट किंगडम्स में पुट किया जाता है एंड दे डू नॉट शेयर एनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. तो आगे आप देख रहे हैं कि द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिक्रीजेस फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. दैट इज नंबर ऑफ अ species are most similar while that of a kingdom share least similar characteristic. यानी जो मैंने आपको पहले बताया था कि स्पीशीज से आप जैसे जीनस ऑर्डर क्लास ऊपर किंगडम की तरफ जाएंगे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स जो है डिक्रीज होते जाते हैं. एंड किंगडम में अगर आप देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कुछ, जिसकी मदद से हम किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म अगर हमारे पास मिलता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं एंड वी कैन पुट इट इन अ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड पुट इट इन अ टेक्सा, जैसे स्पीशीज टू किंगडम उसको डिसाइड कर पाएँ कि ये किस कैटेगरी में आता है. सो उसके लिए हमारे पास जो भी टेक्निक्स हैं उनको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स. एड, आपको पता है कि एड जो है वो कहते हैं किसी भी ऐसे तरीके को जिससे हमें किसी भी काम को करने में मदद मिलती हो. जैसे कि एक कंप्यूटर है, वो मेरे को ये वीडियो बनाने में हेल्प कर रहा है. सो द कंप्यूटर इज एडिंग इन मेकिंग माई वीडियो, राइट. तो हमारे पास जो है मेन जो है ये आप चीज़ें देख सकते हैं. हमारे पास हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम्स एंड कीज, ये 5 जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी टेक्सोनॉमिक एड्स जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. हम इन 5 के बारे में अलग अलग से एक बार पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द हर्बेरियम. हर्बेरियम में आप देख सकते हैं कि द हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स दैट आर यूजुअली हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन अ शीट फॉर रेफरेंस. यानी कोई भी हमें न्यू प्लांट मिलता है, डेफिनेटली वी कैन नॉट ड्राई एंड प्रेस अ लार्ज ट्री, लेकिन अगर हमें कोई न्यू प्लांट मिलता है छोटा तो हम उसे जो है ड्राई कर लेते हैं, मतलब वहाँ से अपरूट कर लेते हैं जहाँ पे वो हमें मिलता है, वहाँ से उसको ड्राई, प्रेस एंड उसके बाद एक शीट के ऊपर जो है वो चिपका के उसे प्रिजर्व कर लेते हैं. जो स्टैंडर्ड साइज है शीट का वो भी आप नोट कर लें कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस समटाइम्स इज आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन आल्सो, राइट.
तो आप इंचेस एंड सेंटीमीटर्स दोनों में इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज एट क्यू। जो आपका क्यू जो है वहाँ पे आपका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है हर्बेरियम है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव द जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स में आप देख सकते हैं, लेट मी जूम इट इन। सो जूलॉजिकल पार्क में आप देख सकते हैं एनक्लोज्ड एरियाज वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन ओपन एनक्लोजर्स इंस्टेड ऑफ केजेस। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको केजेस में, आपको ऐसा लगता है कि आप अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप केजेस लिख दे, बट दे आर नॉट केप्ट इन केजेस, दे आर ओपन, दे आर पुट इन ओपन एनक्लोजर्स। यानी कि चारों तरफ से बाउंड्री होती है बट दे आर ओपन टू एयर, राइट। इट हेल्प टू स्टडी वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर फूड हैबिट्स। यानी कि जो उनका एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल उनके वाइल्ड हैबिटेट की तरह रखा जाता है। जो फूड वहाँ पे वो खाते हैं बिल्कुल वही उनको दिया जाता है जो उनकी ओपन एनक्लोजर्स हैं उनमें भी, यानी जूज में बिल्कुल उनको वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश होती है पूरी की पूरी जो उनको वाइल्ड हैबिटेट में मिलती है, जिसकी वजह से ये जो है हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि एक्चुअली वाइल्ड में जो वो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो किस तरीके से रह रहा होता है। एक्चुअली जूलॉजिकल पार्क है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स ही रहते हैं, प्लांट्स डो नॉट आर देयर, प्लांट्स आर एक्चुअली देयर बट वो स्टडी के लिए नहीं होते, राइट। नेक्स्ट वी सी यूजफुल फॉर एक्स सी टू कंजर्वेशन थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। यानी कि ये जो है यूज़ किया जाता है जो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उन स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए भी। यानी कि इनको जो है अगर ये किसी एरिया में इंडेंजर्ड है, एक या दो ही बचे हुए हैं, तो उस एनिमल को वहाँ से ले आके किसी सेफ जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है जहाँ से वाइल्ड हैबिटेट और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अगेन ब्रीड करके अपनी जो पॉपुलेशन है उसको सही स्तर पे ला सके। और अगर धीरे धीरे उनका जो पॉपुलेशन रेट है वो ठीक हो जाता है, सो दे आर अगेन पुट इनटू द सेम स्पॉट वेयर दे यूज्ड टू लिव। नेक्स्ट वी सी कि हमारे पास नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड है बोटेनिकल गार्डन्स। सो बोटेनिकल गार्डन्स में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स मेंटेन्ड फॉर रेफरेंस। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इज इन मॉस्को। मॉस्को जो है आपको पता होगा कि इट इज इन रशिया। मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू। अगेन जो आपको पता है जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो भी क्यू में है, एंड द मोस्ट दैट इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन क्यू ओनली। तो आप ये जो बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पे जिस तरह जूलॉजिकल पार्क्स में डिफरेंट इंडेंजर्ड प्लांट्स है या फिर जितने भी हमें प्लांट्स स्टडी करने के लिए चाहिए उन सबको ले आके लिविंग वहाँ पे रखा जाता है। हर्बेरियम में उनको ड्राई एंड डेड करके उसके बाद प्रिजर्व किया जाता था, जबकि जो बोटेनिकल गार्डन्स है वहाँ पे उन्हें लिविंग जो प्लांट्स हैं या फिर ट्रीज़ हैं उनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट वी सी लास्ट हमारे पास है म्यूजियम्स। सो म्यूजियम्स में क्या होता है, अ प्लेस यूज फॉर स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल हिस्ट्री, आर्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल एंटीक्स। यानी जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको म्यूजियम्स में रखा जाता है एज अ एंटीक ताकि लोग भी उसे देख सकें एंड साइंटिस्ट या फिर स्टूडेंट्स जो हैं उसे स्टडी कर सकें। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट लोकल फ्लोरा एंड फौना बट ऑल्सो अबाउट अदर एरियाज। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जो है दूसरे जो स्टेट्स हैं या फिर दूसरे इवन दूसरी कंट्रीज से जो एंटीक्स हैं, पुराने प्लांट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ले आया जाता है फॉर स्टडी। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास दूर दूर की फ्लोरा एंड फौना है या फिर ऑब्जेक्ट्स है हम उन्हें स्टडी कर पाते हैं। लास्ट वी हैव हियर कीज। सो कीज वर गिवन बाय जॉन रे। जॉन रे का एक कॉन्सेप्ट था कीज का। कीज जो है एक्चुअली एक चीज़ नहीं है, दे आर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट, सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर या फिर स्टेटमेंट्स होती हैं ये। This scheme is for identification of plants and animals based upon similarity and dissimilarities. It is dichotomic table of alternate characteristic known as couplets. यानी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक कपलेट दिया होता है, यानी आपको कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म मिले तो आप उसके लिए की उठाइए एंड उसमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनमें से आप किसी एक को चूज़ करते जाइए। लाइक आपको एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिला है, आप उसमें सबसे पहले देखते हैं कि कैन इट फ्लाई और इट कैन नॉट। अगर फ्लाई नहीं कर सकता है तो ये लैंड पे रहता है या वाटर में। अगर लाइक वाटर में रहता है सो डज इट हैव गिल्स और नॉट। तो अगर इसके पास गिल्स हैं तो आपके पास जो है फिशेस के ऑप्शन आ जाते हैं। देन आप देखेंगे कि इट हैज़ कार्टिलेजेस और बोनी जो स्केलेटन है वो। तो इस तरीके से आप उसके और करीब उसके स्पीशीज़ की तरफ बढ़ते जाते हैं। जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसके थ्रू आप उसके बारे में और ज़्यादा एनालाइज कर पाते हैं, राइट।
सो द वन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म इज चोजन एंड द अदर इज डिस्कार्डेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो क्वेश्चन है, लैंड पे रहता है या वाटर में। सो वाटर वाला ऑप्शन आपने चूज कर लिया बाय सीइंग द ऑर्गेनिज्म, एंड लैंड वाला डिस्कार्ड कर दिया। सेपरेट कीज आर यूज फॉर ईच कैटेगरी। मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आप एक शुरू में ऑर्गेनिज्म मिला है, आपने चूज कर लिया कि इट लिव्स इन द वाटर, तो आप जो है इस वाली की को रख देंगे, वो वाली की उठाएंगे जिसमें वाटर ऑर्गेनिज्म के बारे में आगे जो कैरेक्टर्स हैं वो दिए हुए हैं, देन आप उसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, राइट। तो हर एक कैटेगरी के लिए एक डिफरेंट की मौजूद है। लास्ट वी सी हियर वी हैव द मोनोग्राफ्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। यानी कोई भी एक टेक्सॉन, मोनो का मतलब आपको पता है वन होता है, ग्राफ का मतलब जो है इंफॉर्मेशन देने वाले जो पेजेस होते हैं वो होता है। सो मोनोग्राफ क्या होता है कि मोनोग्राफ इज गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टेक्सॉन, यानी कि एक स्पीशीज के बारे में। किसी एक स्पीशीज को उठा लीजिए आप, किसी भी एक जीनस को उठा लीजिए, किसी भी एक ऑर्डर, क्लास, फाइलम, या फिर किसी भी एक किंगडम। यानी कि अगर एक स्पेसिफिक, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम के बारे में, तो अगर प्लांट किंगडम के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो यू गेट अ मोनोग्राफ ऑफ प्लांट किंगडम, उसके बारे में आपको सारी के सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट वी हैव द मैनुअल्स। सो मैनुअल्स आर इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग स्पीशीज इन एन एरिया। तो मैनुअल जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। We have flora, that is the account of habitat and distribution of plant of a given area। ये गिवन एरिया में जितने प्लांट्स होते हैं, जितने टाइप के होते हैं, उन सारे के बारे में। एंड कैटलॉग आर सम अदर यूजफुल टेक्सोनॉमिक एड। जो एड्स जो कैटलॉग है, दैट इज एक्चुअली द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारे पास टेक्सोनॉमिक एड्स थी। ये लास्ट आपका पार्ट था इस चैप्टर का। So finally this chapter is complete from my part. I would suggest you to read from NCERT at least 2 or 3 times, then it would be awesome। तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, so please like the video and it will help me to make more videos। और अगर आपको किसी भी वीडियो किसी भी चैप्टर के बारे में वीडियो चाहिए, so you can tell me in the comments, मैं उसके बारे में उसके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो।